स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करने वाले हैं इस एक पेज के नोट्स में। ठीक है, तो आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताती चलूँगी। साथ ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे हैं। सारे के सारे चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सब कुछ बता रखा है। तो चलिए अब आपको एक चीज़ करना है, अपना फोकस टोटली यहाँ बनाए रखना है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे कितना चार्ज होता है यहाँ पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि नेगेटिव चार्जेस पे यहाँ पे कितना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक बात थी, सबको पता होती है। ठीक है, यहाँ पर अब यूनिट क्या होती है चार्ज की, यहाँ पे यूनिट होती है चार्ज की कूलम, और ये एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूनिट बन सकती है, डायमेंशन बन सकती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हर कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो आपको और कहीं भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कीजिए। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आगे। यहाँ पे ना PYQs में मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे इस तरीके की ना स्टेटमेंट ऐसे डाल दी जाती है, ऑप्शंस में आपसे पूछा जाता है ये कैसे चार्जेस हैं और ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है, इस तरीके के। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि अगर Q1 और Q2 > 0 होंगे तो यहाँ पे ये कैसे चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, जो कि क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हमको ये पता है, ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है चार्जेस की कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और उसकी तरह ही हम देखते हैं यहाँ पे जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर Q1 एंड Q2 <0 होगा तो ये कैसे चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे बनता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से यहाँ पे Q = NE से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पे E जो है ना हमेशा आप कितना रखोगे, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्या रखोगे आप, E रखोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में इनमें से एक चीज़ आपको दे दी जाएगी, आपको बस एक चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो N क्या है यहाँ पे, N जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको चार्ज निकालने को दे सकते हैं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को दे सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर रखा है ताकि कुछ भी नहीं छूटे आपका इस चैप्टर से। बेसिक भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हमें पता होना चाहिए कि जो चार्जिंग के मेथड हैं बेसिक 3 तरीके के होते हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है, मैंने अपनी बेसिकली इस भाषा में लिखा है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड भाषा में नहीं लिखा है। देखो आप लोग ना बुक्स पढ़ते हो और आप नोट्स बनाते हो तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे पेजेस के नोट्स इकट्ठे हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो हैं जितनी आपकी हेल्प करते हैं उतने आपके जो बुक होगी वो हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी भाषा में यहाँ पे लिख के रखा है। समझना हो तो यहाँ से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप रट लोगे आप कुछ दिन बाद उस चीज़ को भूल जाओगे, लेकिन आप समझोगे तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें फ्रिक्शन से। तो हम जानते हैं अगर हम फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर हम रब करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, रब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि एक ग्लास रॉड है। ठीक है, सो सपोज करो कि दिस इज़ द ग्लास रॉड और यहाँ पे कोई है सिल्क, बेसिकली सिल्क है, यहाँ पे सिल्क का क्लॉथ है। तो ये क्या मैंने बनाई है, ये है ग्लास रॉड और ये क्या है आपके पास, सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सिल्क का क्लॉथ है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है जब हम इसको रब करेंगे, ठीक है, जब हम इसको रब करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज रह जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब हम इसको रब करेंगे तो आप जानते हैं जो मूवेबल चीज़ होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
और ग्लास रोड कैसी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे किस तरीके का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन आ चुके हैं लिटरली PYQs में, तो उधर मैंने उसे एनालाइज करके यहाँ पे ये नोट्स बनाया कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से, इसीलिए मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग को यहाँ पे रखा था। ये टॉपिक बेसिकली आप लोग ना कभी कभी छोड़ देते हो, छोटे मोटे टॉपिक समझ के उसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जाता है ये कौन से प्रोसेस से हुआ, तो आप बता दोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रिक्शन से हुआ है चार्ज डेवलप, ठीक है, किस तरीके से हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट होता है अपना इंडक्शन से। इंडक्शन कैसे, किस तरीके से चार्ज होता है, चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में ना ला के हम इंडक्शन से यहाँ पे चार्जिंग करा देते हैं, और कंडक्शन कैसे करते हैं हम, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए कूलाम्स लॉ की बात करें, देखो कूलाम्स लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है और आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उस पर से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों के दोनों जो होते हैं वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे कूलम्बिक फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों के दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, यहाँ पर आप ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, उसके स्क्वायर के यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिमिलर जो होता है यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बेसिक सिमिलरिटीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूनिट्स में यूज़ होता है। के की यूनिट पूछी जा सकती है आपसे, तो यूनिट यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, याद होनी ही चाहिए, ठीक है, बेसिक है, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन से। क्वेश्चन मैंने देखे हैं PYQs आते ही आते हैं, तो इसका डायमेंशन जो है ना एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है, और ये मैं निकाल के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप निकाल के देखा करो, देखो कैलकुलेशन किया करो, प्रैक्टिस किया करो। फिजिक्स में आपको आप थ्योरी उतनी ही होती है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने ही होंगे, ठीक है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो यहाँ पे इसकी बेसिकली यूनिट से क्वेश्चन आता है और इसके डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी याद कर लेना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब पता इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये स्पेशली मैंने मेंशन यहाँ पे करके रखा है, क्योंकि देखो मैंने वो चीज़ इंक्लूड की है जिसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हमने कितना पढ़ाया और कितने क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, सिमिलरली इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर के जो होता है बेसिकली वो मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे पास होती है, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। अगर हम इसको मीडियम में रख देंगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इस तरीके से ही ER होता है, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, मीडियम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन इससे आता है, पर इससे इस तरीके से आता है कि फोर्स जो होती है ना, फोर्स इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्स तरीके से यहाँ पे रहती है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में, जबकि फोर्स जो होगी ना वो इधर आ जाएगी ऊपर, फोर्स जो होगी वैक्यूम में, अपन फोर्स होगा मीडियम में। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बने हैं, इसको रिलेशन को याद कर लीजिए, अभी के अभी याद कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने अभी आपको लिख के इसीलिए दिखाया था, आप इसको याद कर लो, ठीक है। चलिए अब देखो 1 पेज मैंने आपको नोट्स दिए हैं, आप इसे भी याद नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। आधे घंटा इसको अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या आता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पता। चलिए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर अगर जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया -4
-4q, और यहाँ पे मैंने रख दिया 3q और 3q। मैंने पूछा सेंटर पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को देख के आराम से कैलकुलेशन करने में लग गए हुए, ठीक है। जबकि इसका आंसर किस तरीके से आएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे सिमिलर जो है यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स लग रही हैं, सिमिलर टाइप की फोर्स लग रही हैं, इधर और इधर भी यहाँ पे बेसिकली सिमिलर है। तो आप जब देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये जो है एक दूसरे को यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे। ओवरऑल यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है। अगर यहाँ सिमिलर नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे बेसिकली अच्छे से यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करते, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्दर, जैसे कि आपने क्लास 11th पे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हम लोग ना इस तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है ना, तो हम इस तरीके से अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। फिर हमने उसके बाद देखा यहाँ पे से अगर आपको tan अल्फा पूछ लिया जाए तो वो होता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरे को बताइए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। फॉर्मूला देख के ही इसको अभी कभी याद कर लीजिए। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी देर लगी याद करने में। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन, इसकी ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पेज में मैं वही लिख के लाई हूँ जो सच में इम्पोर्टेंट है, या पूरा चैप्टर में लिख के लाई हूँ जो सच में इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे यूनिट क्या है इसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आप याद करिए ml T⁻³ A⁻⁻1, ठीक। इसको याद करिए, इसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है। आप इसको निकाल भी सकते हैं, निकालना बताऊँ आपको, आपको आना चाहिए बट मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो जैसे न्यूटन पर कूलम है, तो न्यूटन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, देखो यूनिट आपको याद होनी चाहिए, बेसिक यूनिट तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नहीं भी पता है ना तो आप इस तरीके से दिमाग लगाइए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो याद हो जाता है, ठीक है, पर आपको बेसिक तरीके से जैसे नहीं आया एग्जाम में तो क्या करिए, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स। फोर्स यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब एम की यूनिट तो आप बता सकते हो, एम क्या है, मास, केजी। ए क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रखिए, हम किस तरीके से डायमेंशन फार्मूला जब भी बनाते हैं तो किस तरीके से केजी को हम यहाँ रखेंगे एम, ठीक है, कैपिटल एम में लिखते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पर, और यहाँ पे मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, ठीक है। एक तरीके से लेंथ के मेजरमेंट में हम इसको लेते हैं ना, तो मीटर यानी कि लेंथ, और यहाँ पे ये 1 1 है तो 1 1, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकेंड, सेकेंड क्या है, टाइम, ठीक है। टाइम को रखा इधर नीचे, टाइम को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, टी, पार कितनी है 2 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कूलाम पे आ जाइए, इधर साइड कूलाम पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको कूलाम दिख रहा होगा, इसकी साइड इधर इधर आइए, तो आप यहाँ पे यहाँ पर आइए, और जब हम इसको देखेंगे तो कूलाम की यूनिट क्या होती है, कूलाम क्या होता है, चार्ज, चार्ज किसको कहते हैं, करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेकेंड, यहाँ पे हम सेकेंड या टाइम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, तो पर कूलाम था, इसको यहाँ पे लिखेंगे AT, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ml T3, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, T3 T⁻³ एंड A-1, ठीक है। हमारा डायमेंशन फार्मूला निकल चुका है, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्हें नहीं आता है बेसिक से, तो बच्चे लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन फार्मूला आ जाता है, और इसको अगर आप स्किप कर दोगे तो बेसिकली
काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। आप न्यूमेरिकल में तो आप अटक भी सकते हो, लेकिन ये आपको आना चाहिए। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी किस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है यार लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। और आगे वीडियोस अगर तुमको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, तो वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ/r²। याद कर लो इसको अभी के अभी। कितना टाइम लगेगा इसको याद करने में, जितना भी टाइम लगेगा नहीं लगना चाहिए, अभी के अभी याद करो। E=KQ/r²। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डायपोल क्या होता है बच्चे लोग, डायपोल कौन बताएगा मुझे। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम कुछ सेपरेशन के एंड में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास मैंने एक डिस्टेंस यहाँ पे देखा है, उसको मैंने कह दिया है 2a, और यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इस तरीके से मैंने रखा है। अब इसी को हम फॉर्मूला बना देते हैं। देखो डायपोल को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल या स्मॉल पी से, या इस तरीके से पी से हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इस तरीके से बस यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, किसको, अपने डायपोल को। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यूनिट क्या होती है, अच्छा यूनिट अब कौन मुझे नहीं बता पाएगा, डायमेंशन फार्मूला निकालना क्या बड़ी बात है। डायरेक्ट से हमने कूलाम मीटर रख दिया, बस ये यूनिट है इसकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिख ही रहा है आपको, जब भी यहाँ पे आपको ऐसे साइन दिख जाए ऊपर, यहाँ पर मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके ऊपर साइन लगाए तो हम वैसे भी बता सकते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मुझे बताइए आप चार्ज का क्या होता है, अभी हम देख के आए थे चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम, है ना। और यहाँ पे मीटर है, मीटर को लेंथ के टर्म्स में लिखते हैं। बस डायमेंशन फार्मूला निकल गया। यहाँ पे आप लोग ना ऐसा ब्रैकेट लगा लेना डायमेंशन में, ओके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और डायरेक्शन कितनी होती है, कैसे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमेशा डायरेक्शन होती है किसी डायपोल की, याद रखना। एक्सियल पॉइंट पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे जो होता है वो होता है 2kp/r³। इक्वेटोरियल पे कितना होता है, -kp/x³। देखो इसकी एक डेरिवेशन होती है जो कि बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन अगर आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि यहाँ पर ई एक्सियल जो है यहाँ पर ई इक्वेटोरियल उसका दुगना होता है। समझ आई बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 2 लगा है ना, दिख रहा है ना आपको, तो जब यहाँ पे ये 2 लगा है तो यहाँ पर ये जो है आपका इक्वेटोरियल वो डबल होता है ई एक्सियल का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात थी जो कि मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो ये फॉर्मूला एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद करो तो याद कर सकते हो। ठीक है, जनरल पॉइंट पे जो कोई भी यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर याद करें, जैसे कि जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे याद करें, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। देखो बेसिक क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो चीज़ याद रख लो, क्योंकि वो आपके माइंड में स्टोर भी रह जाएगी। ठीक है, एक पेज के नोट्स आप इसको दिन भर देखते रहिए तो आपको याद हो ही जाएगा चैप्टर, जाहिर सी बात है। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क देख रहे हैं हम, टॉर्क ऑन आर डाइपोल। देखो इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आए हैं। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं लिख के लाई हूँ उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीरियस वे में इसको अपने दिमाग में एकदम से रख लो कि यूनिफॉर्म में यहाँ पर जो भी एफ नेट होता है वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में 0 के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स होती है। यहाँ पर सिमिलर वे में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में ही जो टॉर्क होता है, यानी कि टॉर्क नेट जो होता है वो यहाँ पर इक्वल नहीं होता है 0 के, कहीं ना कहीं चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या नॉन यूनिफॉर्म में हो, कुछ ना कुछ टॉर्क रहता ही है। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आपको बताइए हमको कि यहाँ पे एफ नेट जो है क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे,
कन्फ्यूज़ करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एफ नेट 0 के इक्वल है, लेकिन टी नेट 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क होता है। अब टॉर्क होता है कुछ ना कुछ, तो भाई कैसे हम निकालेंगे? टॉर्क जो होता है वो होता है पी क्रॉस ई। अच्छा, पी क्रॉस ई क्रॉस लग गया मतलब साइन थीटा आएगा ही। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे हम किस तरीके से? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जब डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ रहा है तो हम दिमाग क्यों लगाएं? ठीक है, फटाफट से उसका आंसर दें और आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें इसको याद कर लो फटाफट। अब देखो, साइन थीटा जो होता है हमारे पास, इसी के बेस पे हम देख लेते हैं। जैसे कि थीटा अगर मैंने 0 रख दिया तो साइन 0 0 होता है। जब साइन 0 0 होगा तो यहाँ पे टॉर्क कितना आ गया? 0 आ गया। जब टॉर्क 0 आ गया मतलब कि यहाँ पे मिनिमम टॉर्क हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो डाइपोल है वो पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात समझ आई? पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब क्या है? पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे इतनी सारे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो डाइपोल होगा ना वो इस तरीके से, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरीके से डाइपोल जो है यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बना रहा होगा। ठीक है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा होगा। इस तरीके से डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। लेकिन अगर मैंने उसको परपेंडिकुलर रख दिया, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा 90 रख दिया, देन जो है यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क बन जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है। देन यहाँ पे टॉर्क जो हो जाएगा हमारा पीई हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 0 मतलब टॉर्क 0, 90 मतलब टॉर्क जो है हमारा पीई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आ गई होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो कि हमने याद करी होगी, लेकिन अब यहाँ पे इस पे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आपको बहुत वैरायटी के यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पॉजिटिव बना देंगे चार्ज। ठीक है, जब भी पॉजिटिव चार्ज बना देंगे फिर ऐसे इस तरीके से कह देंगे कि बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि पॉजिटिव में से जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाती हैं या आती हैं। तो बच्चे लोग पॉजिटिव में से हमेशा आउटवर्ड तरीके की, यहाँ पे आउटवर्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से दूर यहाँ पे आप देख सकते हो, दूर यहाँ पे क्या बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनी है। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। ऐसे बहुत तरीके के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी नेगेटिव में क्या होती हैं? आती हैं, नेगेटिव की तरफ आती हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे डायपोल मैंने आपको बताया था, डायपोल क्या होता है? इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि एक डायपोल है, तो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो प्लस से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और टूवर्ड्स यहाँ पे जाती हैं नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के दिखाई है आपको। ठीक है, चलिए अब पता आपको क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। ठीक है, पूछा जाएगा, जैसे कि मैं पहले ये चीज़ आपको बता ही देती हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द यहाँ पर EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मैंने अपने तरीके से बनाया था फॉर्मूला। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर आपको बोला, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला, इस तरीके से मैंने आपको लाइंस ऐसे दे दी हैं। अब मैं बोल रही हूँ आपको एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। किधर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर स्ट्रेंथ होगी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर स्ट्रेंथ होगी? A, B, C, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कहाँ होगी। अब जब देखेंगे डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख लीजिएगा, जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम स्ट्रेंथ। ठीक है, जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। आप जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख रहे हो तो यहाँ पे A और B बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। समझ आई बात?
ठीक है। ए बहुत दूर दूर लाइन्स हैं तो वहाँ पे बहुत कम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी, आप इस तरीके से समझिए। और जहाँ पे सी के पास बहुत ही पास पास है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा ही दिए हैं, तो आई होप आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, देखो इनसाइड कंडक्टर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कंडक्टर के। इस बात को मन में एकदम से याद रख लेना। ठीक है, दिमाग में एकदम से उतार लेना इस बात को कि हम यहाँ पे जो होंगी हमेशा कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, एरिया वेक्टर मैंने आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया है। इस तरीके से यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होता है मॉड होता है इनटू ए कैप आप ले सकते हैं। ठीक है, कैप ए कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताने के लिए। अब बात आ जाती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे आगे गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मुझे कौन बताएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था टॉर्क में यहाँ पे क्रॉस लगा था, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास फ्लक्स में जो होता है यहाँ पे डॉट लगा होता है। डॉट माने यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस आएगा। ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है एंगल जो है बिटवीन द एन कैप एंड ई विच इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं, स्पेशली इसकी यूनिट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। इसके डायमेंशन पे आप PYQ देखोगे, इसके डायमेंशन पे यूनिट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, क्या यूनिट थी उसकी, ई क्या था, ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैंने अभी आपको बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर ए की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे जब आप निकालोगे तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप फॉर्मूले से आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके यहाँ पर निकाल सकते हो यूनिट्स, और उसी का यूज़ करके आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके डायमेंशन यूनिट पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाइए गॉस थ्योरम से। ठीक है, गॉस थ्योरम इस तरीके से है जैसे कि हमारे पास अगर मेरे को चार्ज यहाँ पे फ्लक्स निकालना है ना, तो हम यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं कि क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से निकालते हैं जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, इधर बताया था मैंने आपको, इधर यहाँ पे इसकी बेसिकली वैल्यू मैंने आपको अच्छे से बताई थी, ये रही वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, यूनिट्स बताई थी, ये अब इधर काम आने वाली है। ठीक है, इधर आप वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप लॉन्ग वायर में जब गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, अच्छे से फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे रिलेटेड ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा। यहाँ पर E और R जो होंगे क्या होंगे, इन्वर्सली रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है थिन शीट। ठीक है, थिन शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो थिन शीट क्या होता है, E इज इक्वल टू एन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ग्राफ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट था। स्फेरिकल शेल, देखो स्फेरिकल शेल अगर आप देखोगे सबसे बाहर जो है, अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इनक्लोज्ड में देखोगे, देखो मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट बताया था ना,
कंडक्टर के अंदर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो क्यू यहाँ पे ई इनक्लोज जो है वो 0 है, इसीलिए वो पॉइंट बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ग्राफ भी आता है, ये वाला जो मैंने ग्राफ बताया आपको, ये इससे रिलेटेड ग्राफ भी आता है इस तरीके से, ई अपॉन यहाँ पे आर। तो यहाँ पे आप देखोगे जब आर और आर के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे सरफेस इसके इक्वल ही तो है दोनों चीज़ें, तो यहाँ बराबर है, और फिर यहाँ पे बेसिकली घटती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ इस चैप्टर में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, आपको हर चीज़ बता दी है। ये जो है मैंने वन शॉट वीडियो बनाई थी, यहाँ पे 1 पेज नोट बनाए थे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप साल भर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहते हो और बहुत सारे पेजेस के नोट इकट्ठे हो जाते हैं, बट एंड आपको यहाँ पर ये 1 पेज नोट्स ही काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हेल्प थोड़ी सी भी मिली हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।